रात के ठीक 2 बजे थे। ट्रेन अचानक झटके के साथ रुक गई। प्लेटफॉर्म पर न कोई इंसान दिखा, न किसी कदमों की आवाज आई। चारों तरफ सन्नाटा फैला था, बस ठंडी हवा का झोंका और पीली रोशनी में कांपती परछाइयां। राजेश, ये कौन सा स्टेशन है? चारों तरफ घना सन्नाटा फैला है। दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। बर्फीली हवा जोर जोर से चल रही है। ठंड हड्डियों में उतर रही है और मेरा दिल है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सुनीता, घबराओ मत। टिकट इसी स्टेशन का था। गलती हमारी नहीं है। शायद रात ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए सब लोग जा चुके होंगे। ठंड और सन्नाटे की वजह से जगह और डरावनी लग रही है। चलो पहले स्टेशन के बाहर चलते हैं। बेटा, स्टेशन कभी इतना खाली नहीं होता। यहाँ का ये अजीब सा सन्नाटा जैसे कुछ कह रहा है। ठंडी हवा बार बार मन को और बेचैन कर रही है। सच कहूँ तो मुझे यह जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। स्टेशन से बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा ने जैसे हड्डियों को चीर दिया। सड़क पूरी तरह खाली पड़ी थी। दूर तक न कोई घर, न कोई गाड़ी। बच्चे मां से सट गए और बड़ों के चेहरे पर अनकहा डर उतर आया। राजेश, ध्यान से देखो। यहाँ न कोई ऑटो है, न टैक्सी, न किसी के कदमों की आवाज। बस सुनसान प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा की सीटी गूंज रही है। इतनी डरावनी वीरानी में रात को कोई जगह कैसे हो सकती है? मुझे लग रहा है हम बहुत गलत जगह उतर आए हैं। थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। इस सुनसान रास्ते पर कहीं ना कहीं कोई घर, ढाबा या सड़क जरूर निकलेगी। वहां कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। यहाँ इस ठंडी हवा और अंधेरे में खड़े रहना ठीक नहीं लग रहा। थोड़ा आगे बढ़े तो सड़क के किनारे एक पुराना बरगद दिखाई दिया। उसकी फैली हुई डालियों के नीचे एक आदमी चुपचाप बैठा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी ने उसे वहीं जमा दिया हो। राजेश, वो आदमी सामने दिख रहा है तुम्हें? इतनी कड़ाके की ठंड और तेज हवा में ऐसे कौन जमीन पर चुपचाप बैठा रहता है? वो जरा भी हिल नहीं रहा। उसका यूं जड़ होकर बैठे रहना मुझे अंदर तक डरा रहा है। शायद वो कोई मुसाफिर ही हो। इस वीरानी में कोई और होगा भी तो वही। चलो उससे पूछ लेते हैं। रास्ते या सवारी के बारे में कुछ ना कुछ तो बता ही देगा। बेटा, याद रखना, रात के सन्नाटे में पेड़ के नीचे बैठे लोग हमेशा इंसान नहीं होते। कई बार अंधेरे में दिखने वाली चीजें वैसी नहीं होती जैसी नजर आती हैं। इसलिए सोच समझकर और बहुत संभलकर बात करना। इतनी रात को इस कड़ाके की ठंड और तेज चलती हवा में तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? इस सुनसान स्टेशन और जंगल के बीच कोई यूं ही नहीं आता। लगता है रास्ता भटक गए हो या फिर किस्मत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। हम लोग शादी से लौट रहे हैं। इतनी रात हो गई है और कोई गाड़ी नहीं मिल रही। अगर पास में कोई ढाबा, घर या पक्की सड़क हो तो जरा रास्ता बता दीजिए। बच्चे भी ठंड से बहुत परेशान हैं। ढाबा है, बहुत अच्छा ढाबा। वहाँ आग के पास बैठकर गरम गरम खाना मिलेगा। धुएं उठती चाय होगी जो बदन में जान लौटा देगी। बस ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा रास्ता है। अगर चाहो तो मैं खुद चलकर तुम्हें वहां तक पहुंचा दूं। राजेश, सच कहूं तो इस स्टेशन पर कदम रखते ही मन बेचैन हो गया है। ठंडी हवा के साथ कोई अनजाना डर भी घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस अंधेरे में कोई हमें देख रहा हो, और यही एहसास मुझे सबसे ज्यादा घबरा रहा है। वैसे भी यहाँ और कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा जड़ी। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और हवा और तेज होती जा रही है। चलो थोड़ा साथ साथ चलते हैं। जैसे ही कोई ढाबा या रोशनी दिखेगी वहीं रुककर आगे का फैसला करेंगे। परिवार एक दूसरे की तरफ देखने लगा। आंखों में डर था, मन में अनजानी आशंका, मगर ठंड इतनी बेरहम थी कि वहीं खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। डर से ज्यादा अब ठंड उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। कोहरे के बीच एक पीली रोशनी दिखी। लकड़ी का पुराना ढाबा, और वो आदमी गायब हो गया। आ गए तुम लोग? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बैठो, पहले चाय पियो। ये रात लंबी है। यहां जो आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। कोई याद छोड़ जाता है, कोई खुद यहीं रह जाता है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम सुबह होते ही चले जाएंगे। हमें बस थोड़ी देर रुकना है।
ये जगह साधारण नहीं है। रात को जो यहाँ रुकता है वो कीमत चुकाता है। अगर कीमत देनी है तो मुझे बताओ, मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। अचानक ढाबे वाला जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखें लाल थीं, सांस बेकाबू थी और पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे अंदर दबा हुआ दर्द अब और रोक नहीं पा रहा हो। भाई ऐसे मत रोइए, आपकी हालत देखी नहीं जा रही। इस सुनसान ढाबे में आप अकेले क्यों हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आज तक किसी ने आपकी बात नहीं सुनी तो मैं सुनना चाहता हूँ, शायद मदद कर सकूं। तुम्हें क्या पता गरीबी क्या होती है? गरीबी सिर्फ भूख नहीं होती साहब, वो रोज रोज मरने का नाम है। मैं भी किसी का सहारा था, अपने परिवार का सहारा। मेरा भी घर था जहां कोई मेरा इंतजार करता था, लेकिन वक्त ने सब छीन लिया। जब मैं रोया, हाथ फैलाए, तब किसी ने नहीं सुना। अब मुझसे मदद की बात मत करो। भाई मैं ऐसा नहीं हूं, मैं भी आम इंसान हूं। गरीबी देखी है। आप मुझे सब जैसा मत समझिए, बस मुझे बताइए, मैं आपकी हर बात सुनूंगा। मेरा नाम हरिलाल था, मेरी बीवी कमला थी और मेरी 2 बेटियां रिंकी और पिंकी। हम फुटपाथ पर रहते थे, खुले आसमान के नीचे। दिन भर मजदूरी करता था ताकि रात को एक वक्त की रोटी मिल जाए। सपने बड़े नहीं थे साहब, बस इतना चाहता था कि मेरी बच्चियां ठंड में न कांपें और किसी दिन उनके सिर पर भी छत हो। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। कमला, ठंड हर दिन बढ़ती जा रही है। इस एक चादर से हम कब तक खुद को ढक पाएंगे? हम तो सह लेंगे, लेकिन बच्चियां कैसे सहेंगी? उनके नन्हे हाथ पांव नीले पड़ जाते हैं और उन्हें देखकर मेरा कलेजा फट जाता है। आप सही कह रहे हैं। सड़क पर गाड़ियां रात दिन चलती रहती हैं और हवा ऐसे लगती है जैसे सीधा शरीर चीर रही हो। हम तो कांप जाते हैं, लेकिन बच्चियों को देखकर डर लगता है कि कहीं ये ठंड उन्हें हमसे छीन न ले। कल मजदूरी पर जाऊंगा और जो भी पैसे मिलेंगे उसी से कंबल ले आऊंगा। उस दिन खाना नहीं खाएंगे, लेकिन कम से कम मेरी बेटियां ठंड से बच जाएंगी। बाबूजी, हम खाना नहीं खाएंगे, बस आप कंबल ले आइए। ये ठंड पूरे शरीर में ऐसे चुभती है जैसे कोई छुरी चला रहा हो। सुबह ओस गिरती है तो चादर भी भीग जाती है। बाबूजी, हमारे सिर पर कभी छत होगी ना? कभी ऐसा घर होगा जहाँ ठंड और बारिश हम तक न पहुँचे। अगले दिन मैं काम पर गया, ज्यादा बोरियां उठाई और 300 रुपये कमाए। उन्हीं पैसों को लेकर कंबल खरीदने निकल पड़ा। भाई एक कंबल दे दीजिए। कितने का है? तेरी औकात की नहीं है भाई, जा, धंधे का टाइम है यहाँ। फालतू खड़े होकर मेरा टाइम खराब मत कर। तुझे देखकर ही लग रहा है कि तेरे पास पैसे नहीं होंगे। ऐसे लोग रोज आते हैं और सवाल पूछकर चले जाते हैं। पैसे हैं बाबू साहब, पैसा तो है। आप रेट बताइए, मैं खरीद लूंगा। अच्छा, सच में पैसा है तेरे पास? तो सुन, एक कंबल 700 का है, एक 1000 का, एक 5000 का और एक 10,000 का। अब बता, तेरी हैसियत किस वाले तक की है? कौन सा दूं तुझे? मेरे पास 300 रुपये है। कोई 300 का कंबल नहीं है क्या? देखा, तेरी शक्ल देखकर ही समझ गया था कि तेरे पास पैसे नहीं हैं। 300 में तो यहाँ चिथड़ा भी नहीं आता। निकल जा यहाँ से। मेरी महंगी दुकान गरीबों के लिए नहीं है। भीड़ मत बढ़ा। बाबूजी, कंबल लाए क्या? देखिए ना, ठंड के साथ हवा भी बहुत तेज चल रही है, लेकिन आज तो कंबल होगा हमारे पास, है ना? दिखाइए ना, नया कंबल हमारा। बेटी, ये लो। पता है, मैं कंबल खरीद रहा था, लेकिन रास्ते में पकौड़ियां दिख गईं तो सोचा क्यों ना अपनी बेटियों के लिए पकौड़े ले जाऊं। कंबल कल ले आऊंगा। वो क्या है ना, अच्छा और मोटा कंबल लेने वाला हूं मैं अपनी परियों के लिए, इसलिए उसके लिए थोड़ा ज्यादा पैसा जमा कर रहा हूं। अभी पकौड़े खा लो बेटी। आपने बच्चों को तो किसी तरह समझा दिया है, लेकिन मैं जानती हूँ कंबल के पैसे नहीं थे, इसलिए आप कंबल नहीं ला पाए। आज तो बच्चों को हमने समझा दिया, लेकिन कल क्या होगा
और आज की रात कैसे कटेगी। अब तो ठंड के साथ हवाएं भी चल रही हैं और बादल भी रह रह कर गरज रहे हैं। लगता है बारिश होगी। वो तो ये टेंट है जिसने हमें अभी तक बचा रखा है, नहीं तो जाने ये मौसम हमारे साथ क्या करता। कमला, रात कट जाएगी, तुम परेशान मत हो। कल और ज्यादा मजदूरी कर लूंगा। पहले के 250 रुपए बचे हैं बस, और 500 कमा लूंगा तो कंबल भी ले आऊंगा और राशन भी। बस आज की रात किसी तरह कट जाए, जैसे भी। यहाँ सड़क बनेगी, सरकार का काम है। तुम लोग यहाँ अवैध तरीके से पड़े हो। आज आखिरी चेतावनी है, कल तक ये जगह खाली हो जानी चाहिए। मालिक दया कीजिए, बचियाओं हैं, ठंड बहुत ज्यादा है, इन्हें लेकर कहाँ जाऊं। और यहाँ तो हमने अपना एक ठिकाना बना लिया है। हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, जैसे ही कोई सहारा मिल जाएगा हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। रहम कीजिए मालिक, रहम कीजिए। हाँ मालिक, हमारा इस फुटपाथ के अलावा कोई सहारा नहीं है। यही हमने अपनी दुनिया बना ली है। इस ठंड में हमारे पास न कंबल है न गर्म कपड़े। ऐसे में रास्ते रास्ते भटकेंगे तो हम तो जम ही जाएंगे। रहम कीजिए, हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मौसम ठीक होते ही हम कहीं और चले जाएंगे। मुझे कहानी नहीं सुननी, ये जगह चाहिए। कल अगर यहाँ एक भी आदमी दिखा तो सामान फेंक दिया जाएगा। जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, बहुत हो गया ड्रामा। कल सुबह मशीन आएगी, तब तक हट जाना वरना कुचले जाओगे। सुनो, पहले यहां से जितने भी टेंट लगे हैं सब हटाओ। कोई भी सामान मत छोड़ो, जो भी है सब हटा दो। रोड की खुदाई तुरंत शुरू कर दो ताकि बुलडोजर अंदर आ सके। भाई, आप लोग आज ये सब क्यों तोड़ रहे हैं? हमें तो कल तक का समय दिया गया था ना। फिर आज अचानक ये क्या हो रहा है? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सामान अभी समेटा भी नहीं है। कम से कम एक रात का वक्त तो दे देते। बताइए, हम इतने कम समय में कहां जाएं? अरे भाई, हम क्या करें? ऊपर से सख्त ऑर्डर आया है कि जितनी जल्दी हो सके ये जगह खाली करानी है ताकि यहां स्टेशन बनाने का काम शुरू हो सके। बात यह है कि सरकार को विदेश से बड़ा ऑर्डर मिला है, इसलिए सब कुछ जल्दबाजी में करना पड़ रहा है। हमें भी मजबूरी है भाई, नौकरी का सवाल है। आप लोग जरा हट जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। अगर कोई बात है तो जाकर मालिक या ठेकेदार से कहिए, हम तो सिर्फ आदेश मान रहे हैं। मालिक, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मत तुड़वाइए। हमारा यही आखिरी आसरा है। इस कड़ाके की ठंड में हम मर जाएंगे। हम आपके बनाए रोड पर कदम तक नहीं रखेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। बस हमें यहीं रहने दीजिए। ये तेज तूफान, बारिश और ठंड, हमारा पूरा परिवार जम जाएगा। रहम कीजिए मालिक, मत जाइए। यही हमारा घर है। बहुत हुआ नाटक, अब यहाँ से निकलो। यहाँ स्टेशन बनेगा, देश का भला होगा। तुम जैसे लोगों को बेघर करना पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जगह खाली करो वरना धक्के मारकर निकाल दिए जाओगे। हम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमें हमारे ही बनाए हुए टेंट के घर से निकाल दिया गया और उस घर को उजाड़ कर फेंक दिया गया। कड़कती ठंड, आंधी तूफान और ऊपर से बारिश, सब एक साथ मिलकर हमारी परीक्षा ले रहे थे। सिर छुपाने का कोई भी सहारा नहीं था। हरीलाल, मुझे बहुत ठंड लग रही है। शरीर साथ नहीं दे रहा। बच्चियों का ख्याल रखना। मैं अब ज्यादा देर नहीं रुक सकती। मेरी सांसें जा रही हैं। कमला, तू ऐसी बातें मत कर। मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा? मैं सब ठीक कर दूंगा, चाहे मर मिटना पड़े। तू बस हिम्मत रख, मैं एक आसरा भी बना दूंगा। तू बस साथ रह, हिम्मत मत हार। कमला, मेरे लिए और इन बच्चियों के लिए। बाबूजी, मैं मरना नहीं चाहती, बचा लीजिए बाबूजी। मुझे आप सबको छोड़कर नहीं जाना। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बड़ी होकर अपना घर बनवाऊंगी। मुझे नहीं मरना बाबूजी। कोई ठंड बढ़ती जा रही है, सांसें रुक रही हैं।
हाँ मेरी बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। जागी रह बेटा बस थोड़ी देर और। मैं कंबल भी लाऊंगा, तेरा घर भी बनवाऊंगा और तुझे डॉक्टर बनाऊंगा। अपनी सांसों को थामे रख मेरी बच्ची। अगर तू चली गई ना तो मैं कैसे जीऊंगा तुम सबके बिना। कमला, रिंकी, पिंकी, मेरी बेटियों, उठो ना, एक बार अपने बाबूजी को देख लो। उठो ना मेरी बच्चियों। कमला, तू तो उठ जा, मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम सबके बिना मैं कैसे जीऊंगा? किसके लिए सांस लूंगा? फिर किसके लिए कमाऊंगा? उस रात मैंने अपना परिवार खो दिया। मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं अपनी आंखों से अपने बच्चों और अपनी पत्नी को बर्फ बनते देख रहा था। मैं बेघर, बेसहारा था और बिना परिवार के सदमे को सह नहीं सका। मैंने भी वहीं दम तोड़ दिया और उस दिन से मेरी आत्मा ने संकल्प लिया कि जैसे मैं तड़पा हूं, उस स्टेशन पर आने जाने वाला हर इंसान तड़पेगा। जब वे अपने अपनों को खोएंगे तभी उन्हें इस दर्द का एहसास होगा। भाई, आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आपने अपनी मासूम बच्चियां और पूरा परिवार खो दिया। इस दर्द के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन जरा सोचिए, क्या स्टेशन पर आने वाला हर इंसान इसके लिए जिम्मेदार है? बहुत से लोग अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे होंगे, उन्हें नुकसान पहुंचाकर आप भी किसी और का सहारा छीन लेंगे, और यह भी गलत होगा। कुछ सही गलत नहीं होता। जब मेरे परिवार पर किसी ने दया नहीं की तो मैं क्यों करूं? मैं तुम सबको भी मार डालूंगा जैसे मैंने बाकी लोगों को मारा है, और वो ठेकेदार भी नहीं बचेगा। ये स्टेशन मेरा घर था और मेरा ही रहेगा। तभी ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भूत अंकल, ऐसा मत कीजिए ना, हमें मत मारिए ना। हम शादी में गए थे, वहां से ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आए हैं, आपको भी देंगे। बस हमें छोड़ दीजिए ना भूत अंकल। बच्ची की ये बात सुनते ही उसका दिल पिघल गया। उस मासूम चेहरे में उसे अपनी ही बच्ची की सूरत दिखाई देने लगी। उसी पल उसने उन्हें जाने दिया और फिर उस दिन के बाद वह खामोशी में वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें